भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। काश के 5 दिनों पहले आप मुझे मिली होती तो आज। अखिल जानता था कि उसके हालातों पे तरस खाकर कोई भी एहसान नहीं करने वाला था, पर फिर भी एक आखिरी उम्मीद के साथ उसने दरवाजे पे दस्तक देते हुए कहा, कोई है? सुनिए, कोई है क्या अंदर? मैं। अखिल का इतना कहना हुआ कि तभी अजीब सा आवाज़ करते हुए वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, घर के अंदर से किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ, जो भी कहना है यही आकर कहो। फटी हुई चप्पलों को उतारकर अपने कदम उस घर के दहलीज पे रखे अखिल ने। पर ये क्या, फर्श इतना गीला गीला सा क्यों था? ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने वहाँ पे पोछा लगाया हो। पर घर के अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हुआ बेटा, वहाँ क्यों खड़े रह गए? अंदर आ जाओ। अखिल इधर उधर नजरें घुमाए देखने लगा कि किसने उसको यूं आवाज़ लगाई, पर उसे कोई भी आसपास नज़र नहीं आया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे अपने सामने एक डाइनिंग टेबल दिखाई दिया। उस टेबल पे धूल की परत जमी हुई थी। कमरे में भी एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी अखिल को। दीवारों से पपड़ियाँ निकल रही थी और हर तरफ बस मकड़ियों के जाले दिख रहे थे। बैठो बेटा, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती, उम्र हो गई है ना, इसलिए अकेले ये साफ सफाई और घर की देख रेख अच्छे से नहीं कर पाती। अखिल के सामने करीब 70 साल उम्र की एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हुई। उन्होंने मैले फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी और सफ़ेद बालों से उनका आधा चेहरा ढका हुआ था। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं यहाँ आपके पास किराए के कमरे के लिए आया हूँ। कमरा तो है बेटा, पर क्या तुम उस पे रह पाओगे? तुम्हारे रहने लायक नहीं है वो। मुझे बस कुछ 4-5 दिनों के लिए ही रहना है। होटल का पैसा चुका नहीं पाऊँगा मैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। वैसे मैं अभी ही आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इसी हफ्ते एक इंटरव्यू है मेरा, और भी कुछ जगह बात हुई है इंटरव्यू की। उसके बाद मुझे नौकरी मिलते ही मैं आपका रेंट दे पाऊँगा। मैं बहुत मुसीबत में आकर आपसे मदद मांगने आया हूँ। मुझे पता चला था कि इस पूरे मोहल्ले में सभी इस घर से और आपसे दूरी बनाकर रहते हैं। यहाँ कोई आता ही नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि आप यहाँ हो या नहीं। तुम्हें इतना कहने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास तो कोई कभी आता ही नहीं। तुम यहाँ रहोगे
तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। फिसलन भरी सीढ़ियों को चढ़ते हुए अखिल को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, पर वो मजबूरी में अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल रहा था। कमरा छोटा था, टूटे पहियों वाला एक स्टडी टेबल भी था उस पे। सालों पुरानी एक चारपाई और एक लो पावर के बल्ब के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। कोई और होता तो उसी वक्त उस कमरे को भूतिया करार देकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता, लेकिन अखिल ने बिल्कुल उसका उल्टा किया। मुस्कुराते हुए अपनी बदकिस्मती को अपनाकर उसने कहा, मैं अभी से यहाँ रह जाऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं बेटा, रह लो, आज से ही रह जाओ तुम। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबें निकालकर रात में अखिल ने पढ़ना शुरू किया। गांव में उसके परिवार को उसने आते हुए वादा किया था कि कैसे भी वो एक नौकरी का जुगाड़ करके ही वापस जाएगा। माँ आखिर कपड़े सिलकर कब तक 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती रहेगी? बीमार पिता का इलाज और छोटे भाई की आगे की पढ़ाई भी रुक जाने की नौबत आ चुकी थी। मुझे पूरी लगन के साथ पढ़ाई करनी होगी। मैं जानता हूँ मुश्किल है, पर मेहनत करूँगा तो मुझे भी कोई नौकरी मिल ही जाएगी। अरे ये बिजली क्यों चली गई? अब अंधेरे में कैसे पढ़ूँगा? यहाँ तो कोई मोमबत्ती भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। मेरे पास टॉर्च भी नहीं है। फ़ोन तो मैं घर पे माँ के पास ही छोड़ कर आया हूँ। चिंता मत करो बेटा, इस घर में ये सब आम बात है। ये लो, इससे शायद तुम्हारा काम चल जाएगा। मोमबत्ती को टेबल के पास रखकर चंद्रिका जी ने कहा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं मोमबत्ती का सोच रहा? मुझे सब पता चल जाता है, कुछ भी नहीं छुपता। चलो तुम पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, मैं चली। अखिल शक की निगाहों से चंद्रिका जी को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखता है। अगले दिन सुबह सुबह अखिल इंटरव्यू देने निकल पड़ता है। मन में कई उम्मीद लेकर उसने उस बूढ़ी औरत को अलविदा कहते ही उन्होंने कहा, रुको ज़रा, मैं आती हूँ, कहीं जाना नहीं। कुछ देर में एक कटोरी हाथ में लेकर अखिल के बिल्कुल सामने खड़ी होकर अपने टूटे हुए चश्मे को पकड़ते हुए वो बोली, थोड़ा सा नीचे झुक सकते हो बेटा? मुझे तुम्हारा चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा। अखिल के सर झुकाते ही उन्होंने कटोरी से चम्मच में दही शक्कर उठाकर उसके मुंह के पास लाकर कहा, ये खाकर जाओ, शुभ माना जाता है। देखना, तुम्हें नौकरी ज़रूर मिलेगी। अखिल के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ से रवाना हो गया। शाम को मायूस होकर जब वो घर लौटा तो घर के अंदर घुसने पर उसने अपना आप बीती चंद्रिका जी से बताना चाहा, पर वो थोड़ा हैरान और परेशान हो गया जब उसे पूरे घर में ढूंढकर भी कहीं पे वो मिली नहीं। बाहर जाकर किसी को वो उनके बारे में पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था
कि उस मोहल्ले के किसी को भी उस बूढ़ी औरत से कोई मतलब नहीं था। कश्मकश में जूझता हुआ उसने कुछ दिमाग में सोचा ही था कि तभी उसे चौंकाते हुए चंद्रिका जी किचन से बाहर निकल आई और बोली, अरे तुम आ गए बेटा, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? सब सही था ना? कहा था मैंने, सही होगा तुम्हारे साथ। सर झुकाकर झुकी नज़रों में अपने दर्द को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था अखिल। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, चंद्रिका जी ने कहा, चिंता मत करो बेटा, ये नौकरी नहीं मिली क्या हुआ, कल दोबारा से किसी और इंटरव्यू में काम बन जाएगा। आपको कैसे पता कि मैं 2 और इंटरव्यू देने वाला हूँ? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम ही ने तो बोला था कि तुम 4-5 दिनों के लिए यहाँ रहोगे, तो मैंने भी अंदाज़ा लगा लिया कि तुम बस इस कुछ दिनों तक नौकरी की परीक्षा देने ही यहाँ रुकने वाले हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? चंद्रिका जी समझदार थी या ज्योतिष विद्या जानती थी, ये तो अखिल के समझ से बाहर था। पर अखिल इतना जान चुका था कि इस शहर में नौकरी पाना भगवान को पाने के समान है, हुनर से नहीं, यहाँ सिफारिश से और घूस के पैसों से नौकरी मिलती है। पर ना ही उसके पास कोई सिफारिश थी और ना ही उतने ज़्यादा पैसे होते भी तो भी उसने ये गलत तरीका कभी भी अपनाया नहीं होता। अगले 2 दिनों तक अपने डिग्रीज के घमंड को तिल तिल करके खत्म होते हुए देखा अखिल ने। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। गांव में माँ को फ़ोन करके कुछ भी जानकारी नहीं देना चाहता था उनका होनहार बेटा। माँ बचपन से ही उसके अव्वल नंबर लाने पर फ़ख्र महसूस किया करती थी। कभी कभी पीठ थपथपाकर उनका कहना होता था कि उन्हें यकीन है कि उनके गरीबी का अंत बस अखिल ही कर पाएगा। पर आज अखिल बुरी तरह से अपने आप को हारा हुआ देख पा रहा था। गांव वापस जाने के पैसे तो दूर, उसके पास अब किराया चुकाने के भी पैसे नहीं थे। आखिरकार उसे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था। उसे पता था कि रात के 2 बजे थे, तो अब तक चंद्रिका जी गहरी नींद में ही होगी। यही मौका था उसके पास। दरवाजे में कोई कुंडी नहीं थी कि उसे लगाकर वो अपने इरादे को अंजाम दे। इसलिए उसे खुला छोड़कर ही अखिल ने धीरे धीरे चारपाई के ऊपर खड़े होकर पंखे से अपनी दूरी नाप ली। गले में उस गमछे के फंदे को लगाकर उसने अपने पैरों को उस चेयर से उठाने की कोशिश की। बस अब कुछ ही सेकंड्स का फासला था। उसके बाद उसे सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। माँ उसे माफ करेगी या नहीं, इसका तो पता नहीं, पर शायद उसकी मौत के साथ ही अखिल खुद अपने आप को माफ कर पाएगा। उसे अपनी जिंदगी से घृण आने लगी थी। बेबसी, लाचारी के आगे उसने आज अपने घुटने टेक दिए थे। ये क्या कर रहे हो बेटा? उतरो उतरो जल्दी नीचे। जान लेना ही अगर लौता उपाय होता तो मैं अपने बेटे के विदेश जाते ही अकेलेपन से तंग आकर मौत को अपना लेती।
यही कुछ 5 दिनों पहले तुम्हारे ही तरह इस मोहल्ले के आखिरी घर में किसी लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुनने में आया था उसे भी बेरोजगारी ने बेबस कर दिया था। पर तुम्हें अपने परिवार के सपने पूरे करने ही हैं, इसलिए फिर से हिम्मत जुटाकर जीतने की कोशिश करो बेटा। काश के 5 दिनों पहले आप मुझे मिली होती तो आज मैं जिंदा होता। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।